नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा कि ये जो पूरा वीडियो है ना तो कटिंग के ऊपर है और ना ही स्टिचिंग के ऊपर है। आज मैं आपको कटिंग रिलेटेड कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। आज का जो ये वीडियो है वो पूरा का पूरा मशीन के रिपेयरिंग के ऊपर है। क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं जब कुछ स्टिच कर रही थी तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मुझे पता नहीं चला और अचानक से ही जो व्हील है वो घूमना बंद हो गया और बहुत बड़ी आवाज़ भी आई और मशीन जो है वो पूरा का पूरा बंद पड़ गया। और उसमें जो स्क्रीन रहती है वहाँ पर E6 ऐसे एरर दिखाने लगा। तो फिर मैंने फिर से रिस्टार्ट किया, फिर भी वो E6 जो एरर है वो नहीं जा रहा था। मेरे पेडल लगाने पे भी मशीन चल नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या सोचा कि अभी मुझे मशीन तो रिपेयर करवानी ही पड़ेगी, तो क्यों ना मैं ही इसको खोल के एक बार पूरा ट्राई कर लेती हूँ, देखती हूँ कि अगर मुझसे कुछ बन पाता है, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो मैंने पूरा मशीन खोला और उसको देखा, लेकिन मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर दी जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने मशीन के खोलते समय ना करें। तो ये जो भी गलती है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मुझे कोई गाइडेंस करने वाला होता तो शायद ये गलतियाँ मुझसे ना हो पाती। लेकिन मैंने मशीन खोलने के बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर मुझे टच नहीं करना चाहिए था और उसको मैंने टच कर दिया और उसकी वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। फिर रहते-रहते मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिया। लेकिन ये बात मैं आपको इसीलिए आज सब वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज़ ऐसी होती है जो गाँव में रहती है और उनके पास मशीन तो होते हैं, लेकिन उनके रिपेयरिंग करने के लिए कोई अच्छा-सा उनके पास टेक्नीशियन नहीं होता उनके गाँव में या उनके आस-पास के रीजन में। तो वो क्या करते हैं बेचारे, उनको तो मशीन ख़राब हो जाए तो उनको सीधा सिटी में लेके जाना पड़ता है। तो अगर ये वीडियो उनके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल बन पाती है तो ये मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि अगर उनकी मशीन ख़राब भी होती है, अगर वो घर पे भी रिपेयर करना चाहती है तो वो आराम से कर सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रख के। तो मैंने जो भी गलती करी है, मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती ना करें और उस गलती से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि अगर ये चीज़ करते हैं तो ये उसका परिणाम आ सकता है। तो आप चाहे तो अपना मशीन खोल के उसको घर पे भी ऑयलिंग कर सकते हैं नॉर्मली। लेकिन जब भी मशीन खोले या बंद करे तो उनमें कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये जो मेरा पूरा वीडियो है वो पूरा का पूरा मशीन के ऊपर ही है आज का। पहले तो वो E6 एरर दिखा रहा था, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने पूरा मशीन खोल दिया और फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया और फिर बाद में बंद किया। तो बंद करने के बाद E1 एरर आने लगा, तो ये और दोनों ही एरर मेरे से क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मैंने बहुत अपना टाइम बिगाड़ा उसके पीछे और फाइनली जाके मैंने अच्छा तो कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो मुझसे छूट गई है। अभी मुझे वो भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ पर गड़बड़ी हुई होगी या क्या हुआ होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। लेकिन आई होप कि ये मेरा जो वीडियो है आपको ज़रूर कहीं न कहीं तो आपको ज़रूर काम लगेगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने मशीन को कैसे रिपेयर करते हैं या अगर आप किसी टेक्नीशियन के पास भी जाते हैं, तो उनके पास भी जाके आप ये वीडियो दिखा के उनको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे टेक्नीशियन ऐसे होते हैं जैसे कि ब्रदर का या सिंगर का ऐसे मशीन हाथ में नहीं लेते, क्योंकि ये जो बाहर की कंपनी के मशीन्स होते हैं तो वो लोग भी थोड़ा झिझकते हैं हाथ में लेने से। क्यों जैसे जुकी के मशीन्स जो होते हैं उनके टेक्नीशियन तो आपको ज़रूर इंडिया में कहीं न कहीं मिल ही जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं आती उनके लिए। लेकिन जो ये ब्रदर और सिंगर जैसी कंपनी है, तो उनके लिए थोड़ा टेक्नीशियन ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता है और स्पेशली गाँव के अंदर तो ऐसे टेक्नीशियन बिल्कुल भी नहीं होते। तो मैं इसीलिए आज का ये वीडियो पूरा बना रही हूँ कि ताकि मैंने पूरा मशीन खोल के जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा शुरू से लेके एंड तक का, जो भी मैंने गड़बड़ी की और फिर उसको मैंने कैसे ठीक किया, तो वो सब चीज़ें मैं आपको बारी-बारी बताती जाऊँगी। तो आई होप कि आज का जो ये मेरा वीडियो है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले मैंने जो पीछे के जितने भी स्क्रू थे वो निकाल लिए, लेकिन निकालने के बाद उन्हें उन्हीं की जगह पर रख कर सेलो टेप लगा दी है। जैसे आप देख रहे हैं, जितने भी स्क्रू निकलते गए उनको मैं वहाँ पर सेलो टेप से लगा दी गई, ताकि फिर से जब हम इसको अटैच करें तो हमें स्क्रू लगाने में दिक्कत ना आए। फिर आगे देखेंगे तो आगे भी कुछ इतने स्क्रू लगे हुए नहीं थे, तो मैंने कुछ आगे स्क्रू देखे नहीं इतने ज़्यादा। आपके मशीन में कैसा होगा वो आपका अलग होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो वैसे ही निकल गया। तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी थी, ये वाला स्क्रू खोल के। तो ये वाला स्क्रू आपको कभी नहीं खोलना है, ये वाला। बाकी ये वाला बराबर है,
ये जो थ्रेड हम यहाँ से निकालते हैं वो उसके लिए है, तो इसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो मुझे जो एरर आ रही थी वो E6 और E1 दोनों ही एरर आ रही थी। तो अभी खोलने के बाद मुझे बहुत सारे पता चला। तो अभी मैं फ़िलहाल देखिए चालू कर रही हूँ, और जैसे ही मैं चालू करूँगी और प्रेशर फुट के ऊपर जैसे ही मैं प्रेस कर रही हूँ तो E1 एरर दिखाई दे रहा है। ये E1 एरर दिखा रहा है। जो मेरा ये वाला पोर्शन है उसको भी मैंने ऊपर नहीं रखा है, नीचे रखा है, फिर भी E1 एरर दिखा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन मुझे पता है, चल गया बाद में कि ये क्यों आता है, वो मैं आपको बताती जाती हूँ। तो पहले मैं E6 एरर के बारे में बताती हूँ। तो E6 एरर जो होती है वो जनरली इस पोर्शन की वजह से आती है। मतलब ये जो हमारा पोर्शन है, अगर इधर अंदर कुछ भी अटक जाता है तब हमारी जो ये व्हील है ये घूमना बंद हो जाता है, ना गोल घूमता है ना आगे पीछे कुछ भी नहीं। तो E6 एरर यहाँ पर आती है, ये मुझे पता नहीं था। तो अभी 1 बाय 1 मैं सब चीज़ खोल के आपको सब क्लियर करती हूँ, ताकि मुझसे जो गलती हुई है वो गलती आप ना करें। तो अभी मैं सब प्लग और वो सब निकाल देती हूँ, और आपको ये E1 एरर है उसका भी सॉल्यूशन बताती हूँ। उसके बाद नीचे भी ये 2 स्क्रू मैंने खोले हैं, पूरे नहीं खोलने हैं, सिर्फ 2 आगे की तरफ के जो रहते हैं वही खोले हैं मैंने। तो अभी जो ये है पूरा ओपन हो जाएगा। तो जितने स्क्रू निकालने थे वो मैंने निकाल दिए। अब मैं इसको खोल रही हूँ। खोलने से पहले आपको इसको रिमूव कर देना है। तो अगर आपको E6 एरर आ रही है तो समझ लीजिए कि यहीं पर कहीं पर गड़बड़ी है, ये वाला जो पोर्शन है। कभी कभी क्या होता है कि स्टिचिंग के टाइम पे जो हमारी ये नीडल होती है वो अगर यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो क्या होता है कि वो नीडल नीचे ही रह जाती है, और नीचे रह जाने के बाद हम उसको शायद रिमूव ना कर पाए तो वो यहीं पर कहीं पर अटक भी सकती है, या तो फिर यहीं से कहीं पर भी नीचे भी जा सकती है। तो आपको उस कंडीशन में क्या है, पूरा मशीन नहीं खोलना है। अगर आप मशीन को थोड़ा ऊपर नीचे हिलाएंगे और सिर्फ इतना पोर्शन खोल के ऊपर नीचे थोड़ा हिलाएंगे तो शायद जो नीडल अटकी हुई है वो निकल जाएगी। तो आपका जो ये व्हील है वो चलने लगेगा, तो तभी दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे ये सब बातें पता नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी पूरा खोल दिया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तो खोलने के बाद जब मैंने पूरा खोला तब यहाँ पर एक नीडल अटकी हुई थी, वो फिर बाहर आई। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ अभी। तो जैसे ही हम पूरा मशीन खोलेंगे तो खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी 100 टाइप की स्टिच थी। 100 टाइप की जो एम्ब्रॉयडरी की आती है 100 टाइप की थी। तो कंप्यूटराइज था पूरा, लेकिन अभी सब गड़बड़ हो गया। तो अगर आप जैसे खोलेंगे तो ये कंप्यूटर वाला है, इसीलिए यहाँ पर कंप्यूटर की जो वायर्स है वो जुड़े हुए हैं यहाँ से और यहाँ से। तो आप इसको पूरा नहीं खोल सकते। तो आपको क्या करना है कि अगर ऐसे वायर जुड़े हुए हैं तो ये जो लास्ट 2 पोर्शन है, ये वाला और ये वाला जो यहाँ से अटैच है, ये 2 पोर्शन अलग करके आप दोनों भी पार्ट को अलग कर सकते हैं। मैंने एक गलती ये की थी कि ये वाला जो स्क्रू खोल दिया था तो उसकी वजह से पूरा ये पोर्शन निकल गया। तो ये स्क्रू कभी भी भूले से भी मत खोलिए, ये वाला। तो अभी मैं ये रिमूव कर देती हूँ। इसको थोड़ा ऐसे खींच के आप रिमूव कर लो, ताकि ये पार्ट जो है पूरा अलग हो जाएगा। तो अंदर से कुछ इस तरीके का है ये पूरा मशीन, जहाँ पर अगर हम नए नए हैं तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो अगर आप सिर्फ ऑयलिंग के लिए मशीन खोलते हैं तब आपको जो भी ये सब स्पेयर पार्ट है जो मूव कर रहे हैं उसको ही ऑयलिंग करना है। यहाँ पर से पहले डस्ट, आप जो भी है डस्ट यहाँ पर ये सब निकाल लीजिए, और बाद में जो भी ये पार्ट सब है, ये यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर ये जहाँ पर भी आपको जॉइंट्स दिखा रहे हैं, जितने भी यहाँ पर जो जॉइंट्स है उन सब में आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल ड्रॉप्स डाल देना है। मैंने ऑलरेडी डाल दिया है तो वो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा मशीन ऑलरेडी बहुत सारा ऑयल है। देखिए आ रहा है ऑयल हाथ में। मैं पूरा का पूरा जो है वो ऑयलिंग करके छोड़ दिया। फिर नीचे का जो पोर्शन है ये वाला,
तो यहाँ पर भी आपको ऑयल के ड्रॉप्स डालने हैं और फिर उसको घुमाते जाना है। यहाँ पर भी डाले, थोड़ा ऐसे मोड़ के जो ये जगह दिख रही है वहाँ पर भी डाल दीजिए। फिर उसके बाद इसका जो भी वायर है, ये वाला वायर, वहाँ पर भी डालना है। वहाँ पर आप ऐसे उल्टा करके ऑयलिंग कर दीजिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भी पोर्शन है, यहाँ पर जो भी एक दो ड्रॉप्स डालते जाए। यहाँ पर ये जो भी पोर्शन है यहाँ पर डालना है आपको ऑयल। ये वाला जो है मेन व्हील है, जहाँ से हमारा जो आगे का ये है वो घूमता है। तो ये पूरा ऑयलिंग कर लीजिए आप। बेल्ट के अंदर नहीं डालना है ऑयल। यहाँ पर आपको ऑयल बेल्ट के ऊपर नहीं डालना है, लेकिन जहाँ पर स्क्रू है वहाँ पर ऑयल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो ये वाला पोर्शन है गोल वाला, वाइट नहीं ब्लैक के साथ जो है, वहाँ पर भी अंदर की साइड, ये वाला नहीं उसके भी अंदर, तो वहाँ पर भी ऑयलिंग करनी है। तो ये सब जो पार्ट है प्लास्टिक के, उस पर हमें ऑयलिंग नहीं करनी। जो भी हम ऑयलिंग करेंगे वो ये सब मूवेबल जो भी पार्ट्स है, जो ये मूव होते हैं, ये नीडल बार है, ये जो भी है, इतना ऑयलिंग करें ताकि अंदर का जो भी रस्ट चढ़ा होता है वो रस्ट निकल जाएगा, काला काला। तो उतना ऑयलिंग आप कर लीजिए और बाद में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको कपड़े से पोंछ लीजिए। तो अब मैं बताती हूँ कि E6 ईरर। तो जब भी मैंने मशीन खोला तब मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था। फिर मैंने तो सब खोल दिया और फिर ऐसे उलट पुलट किया, कुछ किया, तो यहाँ से एक नीडल निकल गई। यहाँ पर नीडल अंदर से जो मेरी फंस गई थी वो यहाँ पर बाहर निकल गई। तो मुझे पता नहीं था कि E6 ईरर उसकी वजह से आता होगा। फिर भी मैं तो कुछ किया नहीं, वो बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर एक है, लेकिन तब तक तो मैंने बहुत सारा कुछ खोल दिया था। तो तभी मुझे पता नहीं था कि ये नीडल की वजह से E6 ईरर आ रहा होगा। तो मैंने तो खोला और फिर बहुत सारा इधर उधर किया। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वाइट और ब्लैक, इसको आप कभी भी टच मत करना, क्योंकि मैंने इसको टच कर दिया था और इसको पूरा ऊपर नीचे ऐसे कर दिया था, हिला दिया था। मुझे पता नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं। और ये जो पार्ट्स जो है वो कुछ इस तरीके से है, कैसे कि एक उंगली कैसे ऐसे घूमते हैं ऐसे। अगर इसका एक भी कनेक्शन छूट जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और इसका अगर सेटिंग एक बार बिखर गया तो आपकी जो भी यहाँ पर से सिलाई आ रही है वो सब ख़त्म हो जाएगी। मतलब कुछ क्या आ रहा है क्या नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस पार्ट को भूले से भी कुछ मत करिए, ऑयलिंग भी मत करिए। अगर डाले तो भी थोड़ा सा ऐसे ऑयल वाली उंगली करके ऐसे ऐसे कर दीजिए। बाकी इस पार्ट को टच बिल्कुल मत करिएगा। मैंने ये गलती करी तो क्या हुआ कि मेरी सिलाई जो थी वो बड़ी बड़ी आने लगी, छोटी आने लगी, कुछ भी मतलब अनइवन हो गया था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। फिर बाद में बहुत ट्राई करी, तब जाके मुझे पता चला कि ये जो है वो स्टिचिंग के लिए है। तो ये मेरा जो पूरा सेटिंग बिगड़ गया था, तो उसकी वजह से मेरी जो स्टिचिंग है वो छोटी, एकदम छोटी छोटी जीरो वाली या तो फिर बड़ी बड़ी 5 नंबर की ऐसी ही आ रही थी। बहुत दिक्कत हुई। फिर बाद में मुझे पता चला तो मैंने फिर धीरे धीरे करके इसको सेटिंग में लाया। तो अब मेरा जो स्टिचिंग का प्रॉब्लम है, सीधी स्टिचिंग वाला, वो तो सॉल्व हो गया। तो अगर आपकी सीधी स्टिचिंग, तो आपको इसको कभी टच नहीं करना है। ये लॉक नहीं करता है, ये सिर्फ यहाँ पर फीड डॉग के लिए ही है। उसमें क्या होता है, मैं ये स्क्रू निकाल देती हूँ पहले। तो ये जो नीडल है और ये फीड डॉग है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते हैं और वो इसकी वजह से ये अगर घूम जाएगा तो ये सब जो सेटिंग है वो बिखर जाएगा। तो क्या होगा कि स्टिच आएगी, कपड़ा पीछे मूव नहीं होगा तो स्टिच नहीं आएगी। तो ये सब सेटिंग जो है वो इसके वजह से है, इसका और इसका सेटिंग है इसकी वजह से। तो इधर कुछ भी आप छेड़छाड़ मत करना, तो ये इसका पूरा सेटिंग बिखर जाएगा और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे करोगे। तो अगर आपका कपड़ा पीछे नहीं जा रहा है मशीन के अंदर, तो समझिए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो तब आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। बाकी अगर कपड़ा नहीं वापस जा रहा है तो इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ, तो इसका और सुई का जो तालमेल होता है वो अगर बिगड़ जाए तो फिर कपड़ा पीछे नहीं जाता है, और वो तालमेल इसकी वजह से आता है। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये सब होगा इधर, तो मैंने तो कर दिया था इधर उधर। तो फिर बाद में जब पैक करके मैं सिलाई करने गई तो ये मेरा जो था वो बंद हो गया था, पीछे कपड़ा नहीं फेंक रहा था मेरा। फिर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, तब पता चला कि ये जो है वो कपड़ा फेंकने के लिए। तो फिर इसको मैंने इसके साथ सेटिंग करते करते मुझे बहुत तकलीफ़ हो गई। तो आप ये बात ध्यान रखें। और फिर जब मैंने मशीन चालू किया तो मेरी स्टिचेस भी नहीं आ रही थी।
तो स्टिचेस नहीं आने के लिए भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। देखिए ये नीडल है जो उसका, और यहाँ पर जो ये वाला क्रॉस है, ये क्रॉस और ये नीडल दोनों का एक टाइमिंग होता है जो हमें फीडिंग टाइम कहते हैं ना। तो अगर इसका भी अगर तालमेल घूम जाएगा तो आपकी स्टिचेस आनी बंद हो जाएगी। जैसे नीडल की अंदर से हम जो थ्रेड, मैं एक बार थ्रेड लगा के देती हूँ। तो ये जो मेरा मशीन है वो पूरा ऑटोमेटिक नीडल वाला है। तो इसको अगर हम नीचे लाएंगे तो ये अपने आप ही धागा जो है वो सुई के अंदर चला जाता है। अब जब हमारी स्टिच ही नहीं आती होती है कपड़े के अंदर, चाहे सीधी, चाहे लेफ़्ट राइट, जिगजैग वाली भी होती है, चाहे सीधी वाली, या कोई भी स्टिच ही ना आए, तो समझ लीजिए कि जो हमारा ये धागा है वो नीचे तो जा रहा है लेकिन नीचे वो दूसरे धागे के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो आपको अगर नीडल दिखाई दे रही है, ये जो नीडल है तो उसका जो होल होता है जहाँ पर हमारा धागा होता है, तो वो धागा और ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर जो है, ये कॉर्नर और ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे मिलने चाहिए कि जैसे ये वाला जो कॉर्नर है ये सुई का धागा जो होता है वो पकड़ ले। यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो ये पकड़ नहीं रहा है। अगर ये इसको नहीं पकड़ेगा तो हमारी सिलाई नहीं आएगी ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो है धागा हमारा इस कोने के साथ पकड़ना चाहिए, बस ये ज़रूरी है। ये पोर्शन जो है वो नीडल को ऐसे घुमाता है, लेफ़्ट राइट घुमाता है। इससे नीडल जो होती है वो लेफ़्ट राइट होती है। तो अगर मैं इस नीडल को सेंटर में रखूँगी तो सेंटर में जो मेरा धागा है वो आराम से अंदर फंस रहा है, देखो। तो सेंटर की अगर मैं स्टिचिंग सिलेक्ट करती हूँ तो सेंटर में मेरी स्टिच आ रही है बराबर से, क्योंकि मशीन का जो काम करने का तरीका है वही ये है कि जब ये धागा नीचे जाता है यहाँ पर फंसता है और फंसने के बाद फिर वो छूट जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। मतलब नीचे का धागा और ऊपर के धागे के बीच में ऐसे कुछ कनेक्शन हो जाता है, ऐसे दोनों ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आपका धागा मशीन के इस पोर्शन में नहीं फंस रहा है तो सिलाई नहीं आएगी। तो मेरा सेंटर के लिए तो मेरा ठीक आ रहा है। अगर मैं नीडल को राइट साइड में भी ले जाऊंगी तो राइट साइड में भी मेरा धागा जो है वो बराबर फंस रहा है और छूट भी रहा है टाइम पे। लेकिन अगर मैं नीडल को लेफ़्ट साइड लेके जा रही हूँ तो वहाँ पर जो मेरा धागा है वो नहीं फंस रहा है। देखो यहाँ पर धागा नहीं अटक रहा है, तो मतलब कि मेरा जो टाइमिंग है वो पूरा बिगड़ गया है। जो टाइमिंग होता है यहाँ पर नीडल का नीचे आने का टाइमिंग और उसका धागा पकड़ने का टाइमिंग। तो मैंने क्या किया कि नीचे से बहुत सारे वीडियो देखे, नीचे से बहुत सारे सेटिंग्स है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे जो यहाँ पर मशीन का जो सेटिंग होता है टाइमिंग का वो यहाँ से होता है। मैंने बहुत सारा ट्राई भी किया लेकिन मुझसे ये एक भी स्क्रू जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा, छोड़ दिया। बहुत ट्राई करी लेकिन हो नहीं रहा है। फिर मैंने नीचे से छोड़ दिया कि जाने दो, नीचे से नहीं करती मैं, ऊपर से नीडल को ही कुछ आगे पीछे करके कर लेती हूँ। तो नीडल का जो ये पोर्शन है, नीडल जहाँ से अटैच है ये वाला पोर्शन, तो इसमें जो ये स्क्रू है तो उसके लिए आपको ऐसा वाला एल शेप का एक मेटल का पीस लगेगा। इसका नाम और ये कैसे मिलता है ये शायद आपको मार्केट में मिल जाएगा, जहाँ पर शुइंग मशीन की सब चीज़ें मिलती है। तो ये वाला जो है या तो फिर मशीन के साथ भी हमारे टूल्स के अंदर दिया हुआ रहता है, अगर आपके पास भी होगा शायद। तो इससे क्या है कि ये मैंने जो है ये वाला पोर्शन इसको थोड़ा घुमाएंगे तो जो हमारा ये नीडल का जो पोर्शन है वो ऊपर नीचे होने लगेगा। तब हम क्या करेंगे, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि भाई हमारी नीडल जो है वो बराबर नीचे होनी चाहिए। जब हमारा ये वाला पोर्शन और नीडल का जो ये पोर्शन दोनों कनेक्ट होते हैं तब नीडल का जो होल है, आई है इसकी आई, नीडल की आई, वो इस कोने से नीचे रहनी चाहिए बस, ताकि नीचे से फिर जब ऊपर आए तो ये आराम से अपना धागा पकड़ ले। ये जो होता है उसको टाइमिंग कहते हैं। अगर आपके मशीन में समझिए कि स्टिच नहीं आ रही है या स्टिच जो है वो छूट रही है तो समझ लीजिए कि टाइमिंग का इश्यू है। तो टाइमिंग का इश्यू आप किसी अच्छे से
रिपेयर जो करते हैं मशीन को, उनके पास ही कराइए, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। टाइमिंग का जो प्रॉब्लम एक बार क्रिएट हो जाए तो मेरा ऐसा है कि मैंने अभी सेंटर के टाइमिंग को ही प्रीफर दिया है, सेंटर वाली स्टिच को। बस सेंटर वाली स्टिच में मेरा धागा आ जाए तो उतना काफ़ी है मेरे लिए। तो मैंने क्या किया कि नीडल की पोजीशन है वो सेंटर में रखी है अभी फ़िलहाल, और इसको नीचे लेके जाती हूँ। तब मैंने देखा कि आई बहुत ही नीचे की साइड पे है और जो कोना है वो थोड़ा ऊपर की साइड पे है। तो ऐसे कंडीशन में मैंने क्या किया कि नीडल को थोड़ा ऊपर लेके यहाँ तक लेके आती हूँ और फिर नीडल को बंद कर दूँगी। इतना रखने के बाद मैं यहाँ पर जो मैंने स्क्रू ढीला करा था उसको टाइट कर दूँगी। ये बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं। जो F1 वाला है वो इधर से आता है, आप अगर देख रहे हैं ये वाला जो इसके साथ जुड़ा हुआ होता है, ये वाला जो पोर्शन है जो हिल रहा है। अगर मशीन बंद भी है तब अगर हमने ये वाली जो स्विच है वो ऊपर रखी है और अगर हम ऊपर रखने के बाद भी फुट को प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पर स्क्रीन में E1 एरर दिखाई देने लगता है। तो ये एरर इसीलिए आता है क्योंकि ये अगर ऊपर हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे ये मशीन भी बंद था और ये भी नीचे था, तब भी E1 एरर आता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, वो ठीक से बैठा हुआ नहीं रहता है, ठीक से काम नहीं करता है, इसीलिए ये पोर्शन ये पूरा हिल रहा है। तो ये ऐसा ही होता है हिलने जैसा। तो ये अगर आपका ठीक से नहीं बैठा है तो इसको नीचे करने के बाद भी E1 एरर आता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी मशीन को बंद करेंगे तो इसको नीचे रख के ही बंद करना है ताकि ये वाला जो पोर्शन है वो इधर रहे। क्योंकि ये पोर्शन जो है वो कुछ इसके साथ कनेक्टेड है, रबर इसके साथ। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये क्या होता है कि जब भी हम इसको इसके अंदर लगाते हैं तो जो ये वाला पोर्शन मैंने दिखाया ना, ये वाला, ये इस तरफ रहता है यहाँ, और ये आगे रहता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो पीछे रहता है। तो अगर मशीन बंद करने के टाइम पे ये वाली स्विच अगर हमसे ऊपर रह गई है और हम इसको बंद करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है वो आगे नहीं जा पाता, और ये आगे रहता है। और ये तो बहुत ही मूवेबल और फ्लेक्सिबल है, कहीं पर भी चला जाएगा अपने हिसाब से। तो अगर ये आगे रहेगा तो ये जो है वो उसके पीछे चला जाएगा, तो हमें E1 एरर आने लगेगा। तो हमें बंद करने के टाइम पे ये खास ध्यान रखना है कि ये वाला पोर्शन है वो इस पोर्शन से थोड़ा आगे रहना चाहिए। तो बंद करने के लिए पहले हम इसको नीचे कर देंगे ताकि ये पोर्शन है जो ऐसे राइट साइड चला जाए। फिर जब हम बंद करेंगे तो ये पोर्शन आगे रहेगा और पीछे का जो ये पोर्शन है ये वाला वो पीछे आएगा और ये आगे आएगा। तो अभी मैं बंद करूँगी, उसके बाद मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। तो एरर E1 जो है वो एरर चली जाएगी। तो बंद करके देखते हैं। अभी मैं आपको बंद करके भी दिखाती हूँ मशीन के। सबसे पहले हम मशीन को बंद करने के लिए क्या करेंगे, ये जो पार्ट्स हमने निकाले हैं उसको पहले लगा देंगे। तो वो जैसे लगाए थे वैसे ही लगाने हैं। ये छोटा पार्ट छोटे के अंदर और ये बड़ा पार्ट बड़े के अंदर। ये हो गया। अब ये जो मैंने आपको बंद करने का बताया ना, उसका जो ये नीचे से है शटर, हम पहले डाउन कर लेंगे। उसके बाद ये अपना जगह अपने आप ही ढूंढ लेगा। जैसे यहाँ पर अभी मैं बंद कर देती हूँ। ये बंद हो गया। अभी मैं चालू करके भी दिखा देती हूँ। अभी एरर नहीं आएगी। तो ये सब चीज़ें भी मुझे बहुत पता नहीं थी तब। तो अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। 100% E1 एरर जो है वो नहीं आएगा। और मैंने ये फुट भी लगाया, देखा E1 एरर चला गया ना। तो अगर E1 एरर आता है तो वो समझिए कि आपने खोला है और बंद करने के टाइम पे आपसे यहाँ पर जो गड़बड़ी हो गई है उसकी वजह से ही आता है। अभी ये जो हमारा बॉबिन केस होता है, इसका और इसका, तो इन दोनों का कुछ ऐसा रहता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये कोने वाला पोर्शन, ये कोने वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर अटकना चाहिए। यहाँ पर एक तिकोना है
दिख रहा है तिकोना। यहाँ पर जो ये तिकोन है वो इसके साथ अटकना चाहिए। ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ, ये तिकोन और ये तिकोन दोनों एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए, ताकि हमारा जो ये है बॉबिन केस वो ऐसे हिले नहीं, बस स्टेडी रहे। इसको ऐसे वापस रखते हैं।